आप डायरेक्ट करते जाएंगे वहां से, उसको आपको यहां से दिखाएंगे, शायद उसके वीडियो भी आपको दिया है, फिर भी यहां से फिर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे हमारे साथी। उस चीज का एक सॉफ्ट कॉपी है, जबकि ये महामारी वगैरह से पहले जब हम फेस टू फेस प्रोग्राम ही करते थे ऑनलाइन, ये तो इधर ये आ गया है, इसमें से एक नई चीज निकल आई। तो उसमें सादा कागज पर वो फॉर्मेट बना हुआ है, उसको आइटम फाइल कार्ड बुलाते थे हम। और देखिए कार्ड में भरा हुआ, हाथ से भरा हुआ आपको दिखाता हूं, लाल रंग से देखिए इसको चेक किया गया है, हिंदी का है, ऐसे ही अभी सामने आ गया। इसमें 10 पैरामीटर्स हैं। तो इसी को अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, और इसी का वो इलेक्ट्रॉनिक रूप है, डिफरेंट फील्ड्स के रूप में वो बनाया गया है, जिससे आपको एक व्यावहारिक का आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से प्रश्न बनाना है और उससे संबंधित जानकारियां उसमें कैसे डालनी है। तो एक तो सादा ये देख लीजिए, अंग्रेजी वाला है, हिंदी वाला भी है हमारे पास, लेकिन अंग्रेजी वाला इसलिए दिखाया कि जो फील्ड्स है ना ये, उसमें अंग्रेजी में ही है, तो इसलिए अंग्रेजी वाला ये दिखाया है। आप देख लीजिए कि 10 पैरामीटर्स इसी को हम कहते हैं, ऊपर 1 से लेकर इसका भरा हुआ है, और हमने कोशिश की है, आप जल्दी यहाँ पे भरा हुआ please don't scroll them very fast, let the teachers have a look to it। तो ऐसा ये सादा है, इसी को हम आइटम फाइल कार्ड बोलते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट भी है, 10 पैरामीटर्स भी इसी को बोलचाल में कहते हैं, जिसमें आप देखिए कि नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एरिया, लैंग्वेज या लिटरेचर, जिसके ऊपर की प्रश्न जिससे बनाए जाएंगे, फिर मेजर माइनर सब कंपोनेंट्स, लैंग्वेज और लिटरेचर का ये GFR कोड है, इसको दूसरी भाषा में एस्पेक्ट नंबर भी कहते हैं, वो हमारे टेक्निकल ग्रुप के साथी आपको बताएंगे। और वो ड्रॉप बॉक्स में ये तमाम मिलेगा, जैसे अगर आप लैंग्वेज के लिए ऑप्ट करते हैं कि भाषा से प्रश्न बनाएंगे यानी व्याकरण वगैरह से, तो उसके GFR कोड्स अलग हैं, आप लिटरेचर से बनाएंगे तो उसके GFR कोड अलग हैं, वो ड्रॉप बॉक्स में निकलेगा, उसके बारे में हमारे साथ ही चर्चा करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग डिटेल, देखिए ये जो है यहाँ पर, अगर आपके बनाए हुए प्रश्न को किसी प्रश्न पत्र में इस्तेमाल करके उसका करने के लिए किसी विशेष सुविधाओं की, साधनों की जरूरत हो, ऐसा मॉडर्न एज में होता है। सपोज कोई ऐसा प्रश्न है जिसके लिए कि आप सिंपल डिक्टेशन टेस्ट का देखिए, कोई ऐसा प्रश्न हो सकता है जिसके लिए डिक्टेशन देने की जरूरत हो सकता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जरूरत हो, क्योंकि 50, 100, 500 विद्यार्थी लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो ऐसा हो सकता है। टेप रिकॉर्डर की जरूरत हो, किसी एक्टिविटी को करने के लिए कैमरे की जरूरत हो, तो ऐसे कोई खास आवश्यकता है आपके प्रश्न को लागू करने के लिए, तो उसका यहाँ डिटेल देंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। असल ये है इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी, क्वेश्चन आइटम स्टेम विथ आंसर की, ये ही दोनों मिलके असल जो एरिया है जहां की प्रश्न बनाए जाते हैं, असल प्रश्न ही बनाए जाएंगे। और इसमें अगर ज्यादा जगह आपको चाहिए तो ऐसा हाथ से लिखने में होता था कि एरो मार्क डाल के पीछे के पेज पर जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो जितना आप बढ़ाते जाए उतना ही बढ़ता जाएगा, उसमें समस्या नहीं। फिर स्कोरिंग प्रोसीजर क्या होगा आपके प्रश्न को जांचने का, फिर सब्जेक्ट मैटर कहाँ से आपने लिया है, उस सब्जेक्ट कंटेंट इनपुट लिटरेचर से है, डिवोशनल सॉन्ग है, ये तो थोड़ा भरा हुआ है। फिर प्रश्न के पूछने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, किस कौशल की जांच कर रहे हैं आप, करना चाहते हैं ज्ञान की या बोध की या अनुप्रयोग क्षमता की, वो यहाँ दर्शाना पड़ता है। उसके बाद ये कौन सा आइटम टाइप आप यूज कर रहे हैं, फॉर्मेट अभी मैडम बता गई हैं कि ऑब्जेक्टिव में 5 टाइप हैं, कंस्टेंट अल्टरनेटिव यानी नियत विकल्पी, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी,
मल्टीपल फैसेट, बहुमुखी, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास और मैचिंग, मिलान प्रश्न पद। और सब्जेक्टिव में भी 5 हैं, सिंपल क्वेश्चन, सरल प्रश्न, कंप्लीशन टाइप जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, सिंपल शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरी, लॉन्ग आंसर, दीर्घ उत्तरी, पीएस और कन्वर्जन टाइप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान या रूपांतरण सवाल। तो कौन सा सवाल है आपका वो वहां पर टिक करवाते थे हम लोग, जब ये हाथ से लिखता था तो यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा आपको। मीडियम मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, हमने कहा ना ओरल मोड प्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है माइक्रोफोन की, टेप रिकॉर्डर की दुनियादारी जरूरत होती है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में वो भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये रिटन मोड में ही चलेगा, तो रिटन में टिक कर रहे हैं आप। फिर एजुकेशनल लेवल आ गया, प्राइमरी से लेकर देखिए रिसर्च तक का है। जाहिर सी बात है आप हायर सेकेंडरी का क्वेश्चन बनाएंगे ऐसा आपसे उम्मीद की जाए। और 10वां है, ये एक तरह की अंडरटेकिंग है जो प्रश्न निर्माता लिखित रूप में देता है कि हम इस प्रश्न को बनाते समय तमाम ये जो ऑब्जेक्टिव हैं, आइटम टाइप है, देखिए सुटेबिलिटी की बात मैडम ने की हो गई। हर आइटम टाइप, हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सुटेबल नहीं होता। जैसे ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो लोअर लेवल एबिलिटीज के लिए ही सुटेबल होते हैं, और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हायर ऑर्डर एबिलिटीज के लिए। उसके अंदर फिर एक बात आई कि मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल फैसेट का उपयोग अगर ठीक से किया जाए तो उससे हायर स्किल्स जो हैं इवैल्यूएशन से नीचे एनालिसिस सिंथेसिस की भी जांच हो सकती है। ये सब्जेक्टिव में भी सिंपल क्वेश्चन और कंप्लीशन टाइप है, ये ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव जैसे ही हैं, इनके जरिए किसी हायर ऑर्डर स्किल की जांच नहीं हो सकती। एक शब्द का जहां जवाब है एक वाक्य का, वहां कौन सा हायर ऑर्डर एबिलिटी आप चेक करेंगे। तो ऐसे ये इसकी इंडिकेसीज है। तो ये 10 रैशनल पॉइंट नंबर 10 में आइटम राइटर एक तरह की अंडरटेकिंग देता है कि इस ऑब्जेक्टिव, असल चीज ऑब्जेक्टिव है, सवाल लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वाला सवाल की कोई जरूरत नहीं। तो ये एक तरह की अंडरटेकिंग है कि इस ऑब्जेक्टिव को इस प्रश्न के द्वारा इस ऑब्जेक्टिव को इस तरह से अचीव किया गया है। वो एक क्लेम है जो फिर इसके वैलिडेशन जो लोग करेंगे। ये रॉ क्वेश्चन है आपका, कितना भी अच्छी तरह बनाइए, 10 में 20 पैरामीटर डालेंगे फिर भी ये रॉ क्वेश्चन ही कहलाता है। जब तक इसकी वैलिडेशन नहीं हो जाएगी तब तक ये वैलिड क्वेश्चन। तो वैलिडेशन करने वाले इसी के अगेंस्ट प्रश्न का भी मूल्यांकन होना चाहिए, तभी वो प्रश्न काम का होता है। तो आपके इस डिक्लेरेशन के अगेंस्ट आपके सवालों का वैलिडेशन सवाल का किया जाएगा। तो ये है, तो यही 10 पैरामीटर्स है, यही IFC कार्ड है, इसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप। अब थोड़ा इसमें पॉइंट्स एक दो ज्यादा हैं जो हमारे लोग बताएंगे। कुछ फील्ड्स जो हैं वो एसेंशियल है, कुछ ऑप्शनल हैं, आप नहीं भी भरेंगे तो काम चलता है ऐसा। तो यही सादा है, यही इसका भरा हुआ रूप है। देखिए क्योंकि मैंने लिखा है तो मैंने अपना नाम लिखा है, दीर्घिकार की जगह हर्षिकार हो गया, तो ऐसा चलता है। और पहला सवाल देखिए भाषा से है। एस्पेक्ट नंबर है हमारा 110303 और सब्जेक्ट या कंटेंट एरिया हुआ वर्तनी प्रणाली। ये आपके ड्रॉप बॉक्स में आएगा ये दोनों, लेकिन इंग्लिश में आएगा। स्पेलिंग बाइलिंगुअल है, अच्छी बात है, तो ये आएगा। तो ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, क्योंकि हमको कोई इस प्रश्न के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं चाहिए तो हमने कट कुट का निशान लगा दिया, नहीं चाहिए। अब मैंने कहा था कि 2 और 3 मिला के ही असल स्थान है जहां प्रश्न बनाते हैं। अब ये देखिए इंस्ट्रक्शन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द या अधिकतम एक वाक्य में दे। ये हो गया इंस्ट्रक्शन। और ये हो गया मूल प्रश्न कि मराठी वर्णमाला में कितने अक्षर है। और ये की या क्यू, की असल में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो उत्तर होता है उसके लिए की इस्तेमाल करते हैं हम, और सब्जेक्टिव टाइप का जो उत्तर होता है उसके लिए क्यू इस्तेमाल करते हैं। की नाम चाबी, क्यू नाम इशारा, संकेत। तो ऐसा, तो मैं कंफर्म नहीं था कितने अक्षर हैं आपके यहाँ, तो इसलिए खाली स्थान छोड़ा और आप इसको उसमें भर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा सवाल तैयार।
अब इसके एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन यहीं से शुरू हो गया था। एस्पेक्ट नंबर एक एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है यहीं से, बल्कि लैंग्वेज का सवाल है, ये एस्पेक्ट नंबर है, ये इसका सब टॉपिक है वर्तनी प्रणाली, और ये प्रश्न हो गया। आगे स्कोरिंग प्रोसीजर क्या होगा, तो आप ये जानिए कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के स्कोरिंग के लिए दुनिया में हमारे पास क्या 2-3 प्रकार के पद्धतियां प्रचलन में है। एक एनालिटिकल है, दूसरा ग्लोबल क्वालिटी है, और एक और है, अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा। कम से कम 2 यहां है, तो चलो ठीक है 2 है। तो इसमें से कोई भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये आपका विशेषाधिकार है। लेकिन कायदा इसका ये है कि अगर दीर्घोत्तरी प्रश्न है, ऐसे टाइप प्रश्न है, तो उसके स्कोरिंग के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर को हम रिकमेंड करते हैं। और ये छोटे औकात का जो सवाल है, शॉर्ट आंसर, ये क्या सिंपल क्वेश्चन, तो फिल इन द ब्लैंक्स, उसके लिए ग्लोबल क्वालिटी ही हम हाँ होलिस्टिक मार्किंग में भूल गया, एनालिटिकल एन्यूमरेटिव ग्लोबल क्वालिटी का ही एक और नाम है होलिस्टिक मार्किंग। तो छोटे सवालों के, छोटे जवाबों वाले सवालों के लिए अगर वो सब्जेक्टिव टाइप का है तो ग्लोबल क्वालिटी का करना चाहिए प्रिस्क्राइब, और बड़े सवाल हैं, बड़े जवाबों वाले सवाल है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर को ये करना चाहिए। अच्छा, अब फिर वही सब्जेक्ट मैटर इनपुट सब कंपोनेंट, एक तरह से इसी चीज को फिर यहाँ दूसरे शब्दों में दोहराया गया कि मराठी व्याकरण, उसके अंदर वर्ण विचार, और उसके अंदर वर्णमाला। यहाँ उम्मीद की जाती है, यहाँ देखिए जनरल है, जेनेरिक है लैंग्वेज, फिर थोड़ा सा आया कि वर्तनी प्रणाली। यहाँ उम्मीद की जाती है कि जितना डीप जाया जा सके उस सब्जेक्ट के नजदीक से नजदीक, क्योंकि एक मुख्य प्रकरण होता है, उसके अंदर एक प्रकरण है, उसके अंदर एक, तो वर्णमाला से ये सवाल होने है, इसलिए यहां तक लिख दिया। अब ऑब्जेक्टिव है कि इसकी एक भाषा है, लिखने का एक पैटर्न है कि छात्र के वर्णमाला संबंधी ज्ञान की जांच करना ही इस प्रश्न का ऑब्जेक्टिव है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्ञान से ज्यादा जांच की संभावना भी नहीं, बोध की भी संभावना। हमने कहा था बोध में ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन या एक्स्ट्रापोलेशन, इन 3 एक्टिविटीज में से कोई एक्टिविटी हो तभी वो प्रश्न बोध प्रश्न बनता। तो ये ज्ञान के लिए ही नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये लिखा कि ऑब्जेक्टिव है इस सवाल का उठाने का कि छात्र के वर्णमाला संबंधी ज्ञान की जांच करना। इधर आइटम टाइप यूज्ड, तो सिंपल क्वेश्चन जो है उसमें अंडरलाइन कर दिया है, टिक मार्क करने नहीं आता, किसी तरह से ये मार्क होना चाहिए, ठीक है। मोड रिटर्न है, जाहिर सी बात है। एजुकेशनल लेवल, ये आप पर मैंने छोड़ दिया है, ये कहाँ का सवाल बन सकता है, मेरे ख्याल से अपर प्राइमरी सेकेंडरी तक का ये सवाल है, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो ऐसा ये आपके ऊपर है जो आप इस पर। रेशनल, ये देखिए कि छात्र के वर्णमाला संबंधी ज्ञान की जांच उत्पादन के स्तर पर की गई। ये उत्पादन जो है ये अंग्रेजी में होता है कि नॉलेज ऑफ व्हाट इज दैट, वर्णमाला को क्या कहते हैं, अल्फाबेट इज टेस्टेड ऑन प्रोडक्शन लेवल, और इसी का हिंदी अनुवाद किया गया कि छात्र के वर्णमाला संबंधी ज्ञान की जांच उत्पादन के स्तर पर की। इसमें नुक्ता यह है कि सभी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो प्रोडक्शन लेवल पर फंक्शन करते हैं। अंग्रेजी में कहें तो ऑल द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस irrespective of their subtypes function on production level। क्यों ऐसा कहा गया कि यहां स्टूडेंट हैज टू प्रोड्यूस द आंसर, छात्र को उत्तर अपनी तरफ से प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसके उलट आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस जो हैं, प्रश्न चाहे किसी भी उप प्रकार के हों, वो आइडेंटिफिकेशन लेवल पर फंक्शन करते हैं, क्योंकि वहां प्रश्नों के उत्तर प्रश्न में ही निहित होते हैं। जो 4 विकल्प, 3 विकल्प, जो भी विकल्प डालते हैं उन विकल्पों में ही उत्तर भी विकल्प में ही छुपा होता है। और स्टूडेंट क्या करता है कि सिर्फ उसकी समझ से जो सही उत्तर है उसके
उसकी सोच के अनुसार जो सही उस पर वो उंगली रख देता है, उंगली रखता है ना, टिक मार्क करे, काला करे वृत्त को, जो भी हो, तो वो पहचान लेता है सही उत्तर को, डिस्ट्रैक्टर्स में छुपे हुए सही उत्तर को। इसीलिए कहा गया कि ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फंक्शन ऑन आइडेंटिफिकेशन लेवल एंड कॉन्ट्ररी टू दैट, उसके उलट ऑल द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फंक्शन ऑन प्रोडक्शन लेवल, क्योंकि यहां प्रश्न सिर्फ प्रश्न ही होते, उत्तर यहां नहीं होता, उत्तर विद्यार्थी को अपनी ओर से प्रोड्यूस करना पड़ता। तो इसलिए रैशनल में ये लिखा गया, यही ढर्रा आप अपना लीजिए, ऑब्जेक्टिव लिखने का यही ढर्रा कि छात्र के वर्णमाला, हिज्जे, संधि, ये चीज बदलती जाएगी प्रश्न के अनुसार। बाकी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यही होगा कि इससे संबंधित जांच करना, ज्ञान की जांच करना। बोध प्रश्न लिखते हैं तो लिखिए बोध की जांच करना, हमें क्या, और अच्छी बात है, मेरा और उच्च स्तर का प्रश्न मिलेगा। अनुप्रयोग का अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो लिखिए अनुप्रयोग संबंधी क्षमता की जांच करना, इसमें कोई दिक्कत है। और यहाँ छात्र के वर्णमाला संबंधी ज्ञान की जांच उत्पादन के स्तर पर करना। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव टाइप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बदलता जाएगा, ज्ञान से अगर चाहे बोध बनाइए, बोध से अनुप्रयोग, आप चाहे तो विश्लेषण क्षमता बनाइए संबंधी क्वेश्चन, तो उसकी जांच। लेकिन उत्पादन का स्तर एक ही रहेगा, क्योंकि हमने अभी निवेदन किया कि सारे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्पादन के स्तर पर काम करते हैं। आगे देखिए, ये बस वही चीज है, फॉर्मेट वही, हर चीज वही। एक उदाहरण के लिए एक उदाहरण लिटरेचर से भी देने की कोशिश की गई, कर रहा हूं मैं। अब यहाँ नाम अंग्रेजी में रह गया, चलो ठीक है। तो वीरेश कुमार लिटरेचर से, एस्पेक्ट नंबर देखिए 21, 20, 51 है, और ये कैटेगरी है, एस्पेक्ट है कवि एवं कवयित्रियां, कवियों एवं कवयित्रियों के बारे में जितने भी बातें होंगी वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। ये हमने मल्टीपल चॉइस बनाया है। इसका देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, इंस्ट्रक्शन, और ये 2 और 3 मिलके ये प्रश्न बनता है। इंस्ट्रक्शन देखिए, उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं, पुट ए टिक मार्क ऑन द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये होगा अंग्रेजी में। संत ज्ञानेश्वर की बहन का क्या नाम था? बहिनाबाई, जनाबाई, मुक्ताबाई, बेनाबाई। एक चीज अभी मैडम निवेदन कर रही थी, मुक्ताबाई। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो अभी हमारी मैडम शकुंतला जी ने कहा कि ये ऑप्शंस असल में डिस्ट्रैक्टर्स होने चाहिए। डिस्ट्रैक्टर का मतलब है ध्यान को भटकाने वाला, मन को भरमाने वाला। वरना गायों के बीच भैंस तो अकेली पहचानी जाती, उसमें क्या चक्कर है? डिफरेंट भैंसों के बीच, काठियावाड़ी है, मुल्तानी है, हमारे यहाँ एक भैंस होती है, यहाँ देखते हैं कर्नाटक में, डिफरेंट भैंसों के बीच एक खास नस्ल की भैंस पहचान ले बच्चा, तब जाने जो किसान का बच्चा है। तो उसी तरह से अब यहाँ बहिनाबाई, जनाबाई, मुक्ताबाई राइट ऑप्शन है बनने का। लेकिन उसमें अब महादेवी वर्मा और जो है क्या इधर है दूसरे तीसरे एज की मीराबाई नहीं डाल सकते। विकल्प उसी कोटि से, उसी श्रेणी से, उसी स्तर का होना चाहिए, तभी वो डिस्ट्रैक्टर कहलाएगा। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बात बता दी, मैडम ने बताई थी। तो ऐसा, और जैसा कि देखिए, तो की लिख दिया, सी हो गया, प्रश्न हमारा खत्म। इंस्ट्रक्शन क्लियर है, ऊपर सही विकल्प का निशान लगाएं। देखिए, इसका नाम है स्टेम, मुख्य ये धर है, इसी से ये डालों की तरह शाखाएं फूटी हैं 4, और ये की है उत्तर। अब स्कोरिंग प्रोसीजर हमने कहा कि सब्जेक्टिव टाइप के लिए 2 तरह के प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है, आपके ऊपर है आप कौन सा सजेस्ट करते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए 2 है, ऑब्जेक्टिव के लिए एक ही दुनिया भर में स्कोरिंग प्रोसीजर है, जिसका नाम है इन्यूमरेटिव, माने गिन करके जब आप उत्तर ये अंक देना। एक 10 प्रश्न है, 2-2 नंबर का है, 20 हो गया, उसमें से 4 सही है, 8 सही है तो 16 नंबर मिलेगा, 2 गलत है तो 4 नंबर गया।
इसी का नाम है इन्यूमरेटिव। 2 2 2 2 4 सवाल सही है, जवाब सही है, 2 2 4 2 6 2 8 खत्म। तो इन्यूमरेटिव ही आपको करना है, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये सब्जेक्ट मैटर इनपुट थोड़ा हो गया, इंडियन लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, इसके बाद डाल सकते हैं, फिर डिवोशनल सॉन्ग्स डाल सकते हैं। सो ऐसा ये कंटेंट इनपुट में हमने जैसे कि कहा कि उस जिस मुद्दे पर वो सवाल आधारित है उसके नजदीक तक, जहां तक संभव हो नजदीक तक पहुंचना चाहिए। ऑब्जेक्टिव देखिए कि छात्र के भक्ति साहित्य संबंधी ज्ञान की जांच करना। आइटम टाइप है मल्टीपल चॉइस, मोड है रिटन, ठीक। एजुकेशनल लेवल फिर आप पर छोड़ा, ऐसे हमने अंडरलाइन भी कर दिया, हायर सेकेंडरी। रैशनल में लिखा कि छात्र के भक्ति साहित्य संबंधी ज्ञान की जांच पहचान के स्तर पर की गई। आप और इसको माइन्यूट बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि छात्र के मराठी भक्ति साहित्य संबंधी ज्ञान की जांच, और माइन्यूट बनाइए तो मराठी की महिला भक्तों, संतों, संत कवयित्रियों के संबंध में छात्र की जांच, ज्ञान की जांच। लेकिन ये पहचान का स्तर एक ही रहेगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहे किसी सब टाइप के हो, कंसेंट अल्टरनेटिव हो, मल्टीपल चॉइस हो, मल्टीपल फेसेट हो, रीअरेंजमेंट हो, वो पहचान के स्तर पर ही, आइडेंटिफिकेशन लेवल पर ही फंक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही निहित होता है, विकल्पों में छुपा होता है। छात्र का काम है उसी में से सही उत्तर की पहचान कर लेना कि मुक्ताबाही, जैसे हमारी एक पार्टिसिपेंट ने पहचान लिया, तो इसीलिए पहचान के स्तर पर की गई। मित्रों आगे इसी का डिस्क्रिप्शन है, जो अभी मैंने कहा उसी का लिखित रूप है, तो इतना समय नहीं है और जरूरत भी नहीं है। अब हमारे टेक्निकल ग्रुप के साथी इसी चीज का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, जिसमें आपको जिन फील्ड्स में काम करना लगभग यही है, थोड़ा बहुत अंतर है, मूल बातें यही हैं, उसको आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे करना है जिससे प्रश्न बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें क्वेश्चन आंसर की बात नहीं है। कल हम लोग सब लोग यहाँ डटे रहेंगे, आपको कोई भी कठिनाई होगी तो उसको बिल्कुल तुरंत समाधान किया जाएगा उसका। अभी ये देखिए इधर गए, आप दिखा देंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। ओवर टू अमित जी।